जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आप सुन रहे हैं शादी बाय मिस्टेक कहानी का सीजन 2। कहानी थी अनवी की। अनवी एक मासूम चुलबुली लड़की थी जो सिर्फ अपने मामा की बेटी की शादी में शरीक होने आई, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो खुद उसी शादी की दुल्हन बन गई। और दुल्हन भी किसकी? हार्टलेस बिजनेसमैन अद्विक सिंह राणावत की, जो रिश्तों पर नहीं सिर्फ पैसों पर यकीन करता था। शादी के दिन दुल्हन सोनिया भाग गई और सारा दोष अनवी पर आ गया। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे बलि का बकरा बना दिया गया। मगर इस एक जबरदस्ती की शादी में भी किस्मत ने अनवी और अद्विक को तमाम नफरत साजिशों के बाद भी एक दूसरे के करीब ला ही दिया। दो ऐसे लोग जो बचपन में ही अपनों से बिछड़कर जिए, प्यार और अपनेपन की जगह नफरत और दर्द के साए में बड़े हुए। और अद्विक जो बिल्कुल हार्टलेस बन चुका था, जिसे प्यार शब्द से कोई मतलब ही नहीं था। मासूम भोली वाली अनवी के जीवन में आने के बाद उसके पत्थर दिल में भी प्यार के फूल खिल गए। जीवन के मुश्किल इम्तिहानों को पार कर दोनों ने अपनी प्यार की दुनिया बसाई। दोनों के प्यार की बगिया में प्यारा सा फूल भी खिला, वंश सिंह राणावत। मगर आगे क्या हुआ? क्या दोनों जिंदगी का यही हैप्पी द एंड था, या कहानी अभी बाकी है? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए शादी बाय मिस्टेक का सीजन 2, कुछ नए पुराने किरदारों के साथ, ऑनली ऑन रिश्तों की कहानियां पर। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। अद्विक की आवाज पूरी तरह से गुस्से से कांप रही थी और स्टडी रूम से उसकी आवाज बाहर हॉल तक सुनाई दे रही थी। तब कहीं न कहीं सबको लगने लगा कि वंश के सूसू करने की वजह से अद्विक का इतना ज्यादा गुस्सा है। परेश जी तुरंत खड़े हुए और गंभीर आवाज में बोले, मैं जाकर अभी उससे बात करता हूँ। लेकिन दादाजी ने उनका हाथ कसकर पकड़कर उन्हें रोकते धीरे से समझाया, नहीं परेश, अभी किसी से कुछ मत कहना, बस शांत रहो। परेश जी ने तभी अचानक एक नजर मोहिनी के कमरे की ओर डाली। मोहिनी धीरे धीरे झांक कर सब देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है। जैसे उसकी नजर परेश जी से मिली, वो तुरंत पीछे हट गई। वहीं परेश जी गुस्से से मुंह फेरकर अपने कमरे में चले गए। परेश जी को दादाजी से हुई पिछली बातें याद आने लगी। कुछ देर पहले दादाजी ने गंभीर स्वर में पूछा था, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? परेश जी ने बताया कि मोहिनी उनसे ऐसी वैसी बातें कर रही है। तब दादाजी ने उनकी बात सुनते उन्हें सीधे जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि वो चालबाज औरत है, लेकिन उसकी चाल में आज मुझे सच्चाई दिखी। उसने हमें धोखा दिया, हमारे साथ बुरा किया, लेकिन घर की बर्बादी की शुरुआत तुमने की थी। तुमने शराब पीना शुरू किया बेटा। इंसान शराब को नहीं पीता, शराब इंसान को पी जाती है, समझा? तो परेश जी दादाजी की बातें सुनकर थोड़ा भड़क गए और गुस्से से बोले, आप कहना क्या चाहते हैं पापा की सारी गलती मेरी है? आपको पता नहीं कि मुझे शराब की लत भरत ने लगाई थी? दादाजी व्यंग भरी हंस हंसकर बोले, उसने दी और तुम मान गए? तो तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। जवानी का नशा या तो आदमी को डुबो देता है या उसे कामयाब कर देता है। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई अनचाहा सच हवा में तैर रहा हो। फिर अगले पल दादाजी ने आह भरी और धीमी आवाज में परेश जी को समझाते हुए बोले, फिलहाल वो सिर्फ बातें बना रही है, उससे बेकार की बातें मत करना। हमने उसे यहाँ विक्रम की वजह से रखा है, हमारा मकसद विक्रम को सुधारना है। एक बार विक्रम सुधर जाए उसके बाद हम मोहिनी को यहाँ से निकाल देंगे, और हाँ, उसकी कहीं और गुजारा जरूर कर देंगे। दादाजी की मुझे बात सुनते ही अगले पल परेश जी थोड़ा शांत हो गए। उन्हें लगा कहीं न कहीं गलती उनकी भी थी, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। दूसरी तरफ विक्रम अपने कमरे में बेचैन होकर यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे तुरंत 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वो परेश जी से मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कमल से मिलने के बाद तो उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया। कमल सूट बूट में एकदम स्मार्ट लग रहा था। कभी वो उसके लिए असिस्टेंट का काम करता था, और अब वही विक्रम कमल के सामने एकदम छोटा और गरीब लग रहा था। विक्रम मन ही मन कह रहा था कि वो कमल से कह दे मुझे कोई और घर दिला दे, लेकिन उसका असली इरादा राणावत पेंशन को हथियाने का था। वह अपनी माँ पर ही भरोसा कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसकी माँ कोई न कोई चाल जरूर चलेगी और उसे इस मुश्किल सिचुएशन से निकाल लेगी। विक्रम अपनी माँ को देखकर ही जान गया था कि उसके दिमाग में फिर कोई नया खेल है, और उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। साफ दिख रहा था कि वह फिर कोई ऐसा प्लान करने वाली है जिससे सब हिल जाएंगे। फिलहाल वहीं दूसरी ओर अद्विक ने हाथ बढ़ाकर शेरा की तरफ देखा और सख्त आवाज में दांत भींचते हुए कहा, अभी के अभी इस वक्त जूलिया को कॉल करो, उससे बोलो कि वो राणावत पेंशन वापस आए, मुझे उससे बात करनी है। ये सुनते ही शेरा तुरंत हरकत में आया और अगले ही पल उसने अद्विक के सामने जूलिया को कॉल कर दिया। जूलिया इस वक्त बड़े आराम से प्रोफेसर कबीर के घर पर बैठी हुई थी। उसे प्रोफेसर के कमरे में हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने कमरे के अंदर जाकर उन्हें डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। दरअसल प्रोफेसर साहब जिस वक्त अपनी लैब में गए थे, वो अपनी अलमारी वापस से दरवाजे पर लगाना भूल गए, तो इस सीक्रेट दरवाजे को छुपाती थी। इसी वजह से जूलिया को वहां से हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए वो बाहर ही बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। फिलहाल शेर का फोन आने पर जूलिया ने जल्दी फोन कान से लगा लिया। शेरा उसे आदेश देते बोला, किंग ने तुम्हें इस वक्त राणावत पेंशन बुलाया है, तो तुम तुरंत वापस आ जाओ। शेरा की बात सुनते जूलिया बिना डरे बेपरवाही से बोली, मैं बिना क्वीन के मेंशन नहीं आ सकती, उनकी सिक्योरिटी मेरे लिए बेहद जरूरी है। ये कहकर बिना कुछ सुने जूलिया ने फोन रख दिया, जिसे अद्विक ने भी सुन लिया। अब अद्विक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह नाराज होकर सोचने लगा, आखिरकार ये एंग्री बर्ड लड़की है कौन, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबसे होनहार बॉडीगार्ड को अपने कब्जे में लेने की।
और जूलिया एक मामूली सी लड़की की सिक्योरिटी क्यों कर रही है? ये ख्याल आते ही कहीं ना कहीं अद्विक का दिमाग अब पूरी तरह से फट रहा था। लेकिन तभी शेरा ने अद्विक को चिंतित नजरों से देखते हुए जल्दी से टोका, किंग, आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। फिलहाल आपको शांत रहना होगा। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वह आप जूलिया के आने के बाद भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह से दिमाग पर जोर डालना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इससे आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। तभी अद्विक ने शेरा को देखते हुए एकदम से कहा, अभी इसी वक्त समय और निखिल को कॉल करो और पता लगाओ कि वे लोग कहाँ गए हैं। शेरा ने बिना कॉल के अद्विक को बताया, वह चारों उस इंसान को ढूंढने गए हैं जिसने आप पर वायरस इंजेक्ट किया है। वो सब उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शेरा का पहले ही उनसे कनेक्ट हो चुका था और उसे उनसे सारी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए उसने सारी बातें अद्विक को फटाफट से बता दी। साथ ही विवान ने भी शेरा को फोन करके कहा था कि अद्विक को एक दवा देनी है जो उसके दिमाग की कोशिकाओं को शांत रखेगी। ये सुनते ही अद्विक ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद कर दी और धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरी सांसें लेने लगा। तब तक शेरा ने अद्विक की मेडिसिन उसके आगे बढ़ा दी। अद्विक ने बिना सोचे समझे शेरा के हाथ से दवाई लेकर खा ली और फिर वो खुद को शांत करने लगा। उसके पास जूलिया का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। साथ ही साथ इस वक्त अनवी से डेस्परेटली मिलना चाहता था। जिस तरह से अनवी के बेटे ने उस पर सूसू किया है, उसका हिसाब और जवाब भी वो उससे मांगना चाहता था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर अनवी और वानिया दोनों एक साथ हाथ थामकर प्रोफेसर कबीर की ओर देख रही थी, क्योंकि प्रोफेसर ने भी अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। फिलहाल अनवी अब खुद को रोक नहीं पाई, वो खड़ी हुई और कबीर के पास जाकर बेचैनी से बोली, प्रोफेसर सर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें बताइए क्या हुआ है। और आप कब से मिस्टर राणावत के ब्लड की जांच कर रहे हैं? क्या आपको कुछ पता चला? यह वायरस अचानक से उनके शरीर में कैसे आया और क्या यह वायरस कहीं और भी बन सकता है? आखिर क्या है इस वायरस का राज? फिलहाल प्रोफेसर साहब ने जल्द ही अपना बड़ा सा चश्मा अपने सर से उतार कर साइड में रख दिया। अनवी और वानिया की आंखों में उठते सवालों को देखकर वह गहरी सांस लेकर बोले, मैं जानता हूँ इस वक्त आपके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन उनका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक बीमारी का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। प्रोफेसर के मुंह से शब्द सुनते ही अनवी और वानिया दोनों चौंक गई। अनवी ने जल्दी से कहा, साजिश? मतलब कोई जानबूझकर मिस्टर राणावत को बीमार करना चाहता है, लेकिन क्यों? प्रोफेसर ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, इस वायरस को देखकर मैं इतना साफ तौर पर कह सकता हूँ कि यह वायरस सिर्फ और सिर्फ मिस्टर राणावत के लिए बनवाया गया है, और जिसने भी इसे तैयार किया है वह डॉक्टर की दुनिया का बादशाह है। उसे हर एक चीज की गहरी नॉलेज है, हर एक केमिकल का उसे पूरा पता है, हर एक फॉर्मूले पर उसकी अच्छी पकड़ है। इतना कहते ही प्रोफेसर की आवाज और गंभीर हो गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अनवी ने हैरानी से पूछा, मतलब कोई दुश्मन है जो सिर्फ मिस्टर राणावत की यादें ही खत्म करना चाहता है, लेकिन क्यों? आखिरकार उनका कसूर क्या है? प्रोफेसर ने अपनी नजरें नीचे की धीमे स्वर में बोला, ये सवाल सबसे बड़ा है और मुझे शक है कि इस जवाब की कुंजी उनके अतीत में छिपी हुई है। अद्विक राणावत का ये दुश्मन कोई आम इंसान नहीं हो सकता। यह काम किसी ऐसे इंसान का है जिसके पास मेडिकल साइंस के साथ साथ हर इमोशन पर पकड़ है। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में गंभीरता से समझाया, यह वायरस किसी आम बीमारी का खेल नहीं है। इसे बनाने वाला डॉक्टर दिमाग से पूरी तरह साइको है। उसका मकसद अद्विक की जान लेना नहीं था। ये सुनकर अनवी और वानिया एक दूसरे को घबराकर देखने लगी। अनवी ने पूछा, मतलब तो फिर क्यों बनाया उसने ये वायरस? प्रोफेसर की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रही थी, क्योंकि वह पागल डॉक्टर सिर्फ अद्विक की कुछ यादें छीनना चाहता था। वही यादें जब उसने जिंदगी में मोहब्बत आई, जब उसने पहली बार प्यार को महसूस किया। वह चाहता था कि अद्विक सब कुछ याद रखे, अपनी कामयाबी, अपनी ताकत, अपना दर्द, बस अपना प्यार हमेशा के लिए भूल जाए। ये सुनते ही वानिया के दिमाग भक्क से उड़ गया और उसने कांपती आवाज में आश्चर्य से कहा, यानी उसका निशाना अद्विक का दिल था? प्रोफेसर ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। हाँ, एग्जैक्टली। उस साइको डॉक्टर के लिए मौत सबसे बड़ी सजा नहीं है। उसके लिए असली सजा है इंसान को उसकी मोहब्बत से जुदा करना। वो मानता है कि किसी की यादें मिटाकर उसका दिल को खाली कर देना ही सबसे बड़ा बदला है। वहाँ के माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई अनचाहा सच हवा में तैर रहा हो। वही अनवी और वानिया दोनों के चेहरे पर डर और गुस्से के मिले-जुले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वही अनवी और वानिया दोनों का दिमाग एक साथ चलने लगता है। फिलहाल अनवी गंभीरता से सोच रही थी कि ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जो मिस्टर राणावत के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश कर सकता है। भला अद्विक की प्यार मोहब्बत वाली यादें छीनकर उसे क्या मिलेगा? आखिर कौन हो सकता है वो इंसान? तभी प्रोफेसर कबीर, वानिया और अनवी तीनों ही आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगते हैं और तीनों की आंखों के सामने सबसे पहले कोई चेहरा नजर आया था, तो वह था सिर्फ और सिर्फ नंदवीर कश्यप का। तभी प्रोफेसर कबीर एकदम से बोलते हैं, ऐसा तो मेरी नजरों में सिर्फ एक ही डॉक्टर है। फिर प्रोफेसर साहब ने झट से कहा, नंदवीर। मैंने ने भी उसी पल कहा, नंदवीर, और अनवी ने भी उसी क्षण बुदबुदाया, नंदवीर। अब जैसे ही तीनों ने एक साथ नंदवीर का नाम लिया, तो अगले ही पल तीनों की आंखें एक दूसरे के शब्द सुनकर पूरी तरह से हैरान और अविश्वास से भर चुकी थी। वहीं प्रोफेसर कबीर ने वानिया के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, बेटी, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारे बचपन में हुआ उसे भूलकर तुम्हें अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि तुम जिन लोगों से पंगा लेना चाहती थी वो कोई आम लोग नहीं थे। और नंदवीर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यह वायरस इसके अलावा कोई बना ही नहीं सकता।
उसका जुनून, उसका पागलपन इस हद तक जा सकता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही नंदवीर का नाम आने पर अनवी की आंखों से मानो जैसे अंगारे बरसने लगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो अतीत वो पीछे छोड़ चुकी है, वह एक बार फिर से उसकी जिंदगी में इस तरह खड़ा हो जाएगा। अब अनवी के सामने सारे पत्ते खुलने लगे और उसे सब कुछ समझ में आने लगा कि यह सब आखिरकार नंदवीर ने क्यों किया। अब आद्या और आरम की हल्दी वाले दिन जब सबकी शादी एक साथ हो रही थी, तब अद्विक ने नंदवीर को अधमरा कर दिया था और उसे मरा हुआ समझकर उसकी बीवी के साथ ही उसकी लाश को जलाने के लिए भेज दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की नंदवीर के साथ असल में उस दिन क्या हुआ। उस दिन के बाद तो वे लोग अपनी जिंदगी की खुशियों को सेलिब्रेट करने में इतना खो गए थे कि किसी ने भी ये जानना जरूरी नहीं समझा कि नंदवीर मरा है या नहीं, या उसे जलाया गया है या नहीं। और अब इस तरह से अद्विक की यादों पर हमला हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नंदवीर का हाथ है, क्योंकि कहीं न कहीं नंदवीर ही अद्विक को इस तरह का दर्द देना चाहता था। वहीं अनवी परेशान होकर पूरी तरह से गहरी सोच में डूब चुकी थी कि उसे बहुत गहरा सदमा लगा। अचानक वान्या और अनवी को प्रोफेसर साहब ने वापस से लैब से बाहर निकलने का इशारा किया और जल्द ही वे लोग बाहर आ गए। बाहर आकर अनवी ने अपने सामने बैठी हुई जूलिया को देखा। जूलिया को अपने सामने देखकर अनवी को कुछ खास हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि जूलिया अपनी क्वीन की सिक्योरिटी के लिए वहां आई है। लेकिन प्रोफेसर और वान्या दोनों ही जूलिया को वहां देखकर हक्का बक्का रह गए। वान्या ने तुरंत कंफ्यूज होकर उससे पूछा, जूलिया दीदी आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? तभी जूलिया ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, क्वीन की लास्ट लोकेशन यही थी, इसलिए मैं यहाँ क्वीन का इंतजार कर रही थी। कहीं न कहीं जूलिया की इतनी तेज और इंटेलिजेंस को देखकर अनवी काफी इम्प्रेस हुई। फिलहाल अब जूलिया को अपने सामने देखकर अनवी ने उसे तुरंत गले से लगा लिया। एक पल के लिए अनवी खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तरफ उसका पति उससे छिन जाएगा, दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक बार फिर जिंदा होकर उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। ये सच उसके लिए बहुत ही ज्यादा कड़वा और दर्दनाक था। अनवी की आंखें दर्द से भरी थी, उसकी आंखें नम थी और नजर धुंधली। फिलहाल जूलिया के मुंह से अनवी को दिलासा देने के लिए दो शब्द भी नहीं निकले। उसने केवल बिना कुछ कहे अनवी की पीठ 2 बार थपथपा दी। तब अनवी ने आह भरी और खुद के इमोशंस को छुपाते हुए उसने प्रोफेसर की तरफ देखकर रिस्पेक्टफुल अंदाज में पूछा, सर अब इस वायरस के बारे में आपको पता चल गया है, तो क्या आप मेरे पति की यादें एक बार फिर से वापस लाने के लिए हमारी मदद करोगे? अनवी की बातें सुनकर प्रोफेसर साहब ने अगली पल वान्या की ओर गंभीर नजरों से देखा और उससे कहा, वान्या मैं तुम्हारे साथ कुछ कोटेशन और बाकी सारी चीजें शेयर कर दूंगा, लेकिन हम केवल 7% ही उम्मीद कर सकते हैं कि हम वायरस का एंटीडोट बना पाएंगे, क्योंकि 40% चांस है कि हम वो वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाएंगे। पर हाँ, हम कोशिश जरूर करेंगे और नंदवीर चाहे तो उस वायरस का एंटीडोट भी बना सकता है। जहाँ तक मैं नंदवीर को जानता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसका एंटीडोट भी बना चुका होगा। अनवी को ये बात सुनकर झटका सा लगा। वो पूरी तरह से हैरान हो गई। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। इसका मतलब साफ था कि अगर नंदवीर ने अद्विक को वायरस दिया है, तो उसका एंटीडोट भी पहले ही बना चुका होगा और वो शायद उसे उस वक्त इस्तेमाल करने वाला था जब सब लोग उसके सामने मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल अनवी ने गहरी सांस ली और उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और प्रोफेसर कबीर से विदा लेकर जल्दी ही जूलिया के साथ रणावत मेंशन के रवाना हो गए। अनवी के दिमाग में बार बार नंदवीर का चेहरा, उसका नाम और उसके किए गए सारे कारनामे उमड़ रहे थे। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका अतीत इस तरह से एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। कहाँ तो वह लोग एक सुकून भरी जिंदगी अपने बेटे के साथ गुजारने के लिए अलग ही प्लान बना रहे थे, और जब से वंश की किडनैपिंग हुई थी तब से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी किडनैपिंग के पीछे भी कहीं न कहीं इनडायरेक्टली नंदवीर का ही हाथ था। अब यह सारी सच्चाई उसकी आंखों के सामने आने लगती है। फिलहाल अब समय, निखिल और बाकी चारों इस बात को जानने के लिए बेकरार थे कि आखिरकार अद्विक को वायरस किसने इंजेक्ट किया। तो लोग उन्हें फटाफट कॉल करने लगे ताकि उन्हें जल्दी ही घर वापस बुला ले। तब वान्या ने जल्दी ही विवान को मैसेज छोड़ दिया कि वे लोग घर पहुंच रहे हैं और वह सब भी जल्दी से घर पहुंचे, क्योंकि उन्हें इस वक्त उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतनी इंपॉर्टेंट बात फोन पर नहीं बताई जा सकती थी, इसलिए उन्हें मिलकर ही बात करनी होगी। फिलहाल अब जल्दी अनवी जूलिया के साथ रणावत पेंशन पहुंच गई। वही अद्विक गुस्से से तमतमाया हुआ बालकनी में खड़ा था और बेसब्री से जूलिया के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे उसने देखा जूलिया अनवी और वान्या के साथ आ रही है, तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। वही अनवी, जिसने अद्विक को बालकनी में खड़े हुए देख लिया था, वो सीधा अंदर नहीं गई। कुछ पल रुककर वो अद्विक को बेचैनी से देखते वहीं नीचे खड़ी हो गई। अद्विक भी अनवी को गुस्से से घूरते हुए खतरनाक अंदाज में देख रहा था। उसकी आंखों का तीखापन किसी को भी डराने के लिए काफी था, लेकिन आज अनवी पूरी तरह से बेपरवाह होकर अपने पति को देख रही थी, क्योंकि उसका पति इस वक्त बिना यादों के फिर से हार्टलेस हो चुका था। एक बार फिर उसके सारे इमोशंस खत्म हो चुके थे। एक बार फिर उसका पति वही डेविल, वही पिशाच बन चुका था, जिसे अनवी ने एक नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश की थी। उसका दिल तो कर रहा था कि वो दौड़कर अपने पति के पास जाए और उसे गले से लगा ले, उसे सारी बातें बता दे। उसके दिल का सुकून है, उसकी मोहब्बत है, वो खुद को इस तरह से उससे दूर नहीं रख सकती थी। अनवी का चेहरा भावनाओं से भरा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वही अद्विक, जो लगातार अनवी को एक टक देख रहा था, वो उलझन में पड़ चुका था। उसने अपने मन में सोचा
क्या इस लड़की को कुछ अकल नहीं है? जब देखो मुझे घूरना शुरू कर देती है। आज सुबह भी नाश्ते के टेबल पर ही मुझे ऐसे देख रही थी। आखिरकार ये मुझसे चाहती क्या है? सचमुच ये दुनिया की सबसे इरिटेटिंग लड़की है। ये सोचते हुए अद्विक गुस्से से एक कदम पीछे हटा और अपने कमरे में चला गया। अद्विक को इस तरह से जाते हुए देखकर अन्वी को एहसास हुआ कि शायद अद्विक ने उसे एक बार फिर गलत समझ लिया होगा। अगर वह इसी तरह अपने पति को देखती रही तो अद्विक को यही लगेगा कि वह उस पर लाइन मार रही है, इस पर चांस ले रही है, पर वो पैसों के पीछे भागने वाली लड़की है और वो अद्विक को फंसाना चाहती है, क्योंकि अद्विक की सोच अभी भी वही थी कि औरतें सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं और प्यार, रिश्ते, जज्बात औरतों के लिए कोई मायने नहीं रखता। फिलहाल अन्वी भारी कदमों से अंदर चली गई और जैसे अंदर गई उसने देखा नानी माँ, आद्या, नित्या और दादाजी सब अन्वी और वान्या के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नानी माँ तो इसी बात से घबराई हुई थी कि इस वक्त वो पूरी तरह से अन्वी की फिक्र करने लगी और सीधा अन्वी को देखकर तुरंत उसके पास आकर बोली, क्या हुआ पारो, तू इतनी उदास क्यों है? पता ना क्या कहा उन्होंने? हाँ, हमारे दामाद जी कब तक ठीक हो जाएंगे? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ बेटा। तभी अन्वी ने एक नजर नानी माँ को देखा और वो आगे बढ़कर नानी माँ को गले से लगा लिया, क्योंकि वह नंदवीर के बारे में बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने दादाजी और बाकी घर में किसी भी मेंबर्स को भी इस बारे में नहीं बताया कि नंदवीर जिंदल जिंदा है। फिलहाल नानी माँ को गले से लगाने के बाद अन्वी नानी माँ को नॉर्मल एक्सप्रेशन से बोली, कुछ नहीं नानी माँ, प्रोफेसर साहब ने बोला है कि थोड़ा वक्त लगेगा और वो उस वायरस का एंटीडोट भी बना लेंगे, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे अन्वी ने यह बोला तो ये सुनकर कहीं ना कहीं नानी माँ ने चैन की सांस लेते हुए कहा, बिटिया हमें तो लग रहा था जरूर कोई ना कोई बड़ी बात हुई होगी। अच्छा हुआ चलो प्रोफेसर साहब को दामाद जी की बीमारी का इलाज मिल गया, अब देखना कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। ये बोलते हुए कहीं ना कहीं नानी माँ की बातों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। फिलहाल अब अन्वी ने नानी माँ के हाव भाव को गौर से देखकर पूछा, क्या बात है नानी माँ, आप कुछ उदास सी लग रही है, कुछ बात हुई है क्या? आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? तब नानी माँ ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और जल्दी से बोली, अरे बेटा क्या बताऊं क्या हुआ, तुम सोच नहीं सकते कि हमें कितना ज्यादा डर लग रहा है। पता है तुम्हें, अद्विक जी ने के ऊपर पंच ने सुसु कर दिया। ये सुनते अन्वी एक पल के लिए दंग रह गई और फिर कुछ सोचते बोली, आप मुझे पूरी बात बताइए ना नानी माँ। इसके बाद नानी माँ ने वंश का अद्विक की गोद में जाने से लेकर उसके ऊपर सुसु करने की सारी बातें अन्वी को बता दी। ये सुनकर अचानक अन्वी के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसने अगले ही पल आगे बढ़कर एक बार फिर नानी माँ को गले से लगाकर उनके माथे को चूमते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नानी माँ, आप नहीं जानती कि आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। थैंक यू सो मच नानी माँ। उसके मुंह से शब्द सुनते ही नानी माँ अगले ही पल पूरी तरह से हैरान हो गई और वह आश्चर्य से बोली, आखिरकार ऐसा भी क्या कर दिया हमने जो पारो बेटे तुम हमें इतना धन्यवाद दे रही हो और हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल वान्या जो कि नंदवीर की जिंदा होने की खबर सुनने के बाद काफी हद तक मायूस हो गई थी, वो अवनवी को इतना नॉर्मल देखकर थोड़ी हैरान रह गई और वो उससे सवाल जवाब करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त अन्वी ने उससे चुप रहने का इशारा कर दिया। तब जल्दी से अन्वी आगे आई और नित्या की ओर देखते हुए सॉफ्टली बोली, थैंक यू नित्या दीदी और आद्या, आप दोनों ने हमारे वंश का बहुत ध्यान रखा, कहीं इसने मेरी गैर मौजूदगी में आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? जैसे अन्वी ने वंश को थोड़ा सा लाड जताते हुए पूछा। ये देखकर सभी मुस्कुरा दिए। वहीं दादाजी ने अन्वी के सर पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाया, शाबाश बेटी शाबाश, मुझे पूरी उम्मीद है कि दुख की घड़ी भी बहुत जल्द बीत जाएगी, क्योंकि मेरी बच्ची सब ठीक कर देगी। जैसे अन्वी ने दादाजी की बातों में अपने लिए इतना ज्यादा विश्वास देखा तो वह खुश हो गई। फिलहाल अन्वी ने जल्दी से वंश को गले से लगा लिया और उसके गोल गोल प्यारे प्यारे गोल मटोल से गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू मेरा बच्चा, तुम जानते हो तुमने मम्मा की कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी है। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे डबल डैडी की अकड़ को कैसे ठीक करना है। वंश तो कंफ्यूजन से अपनी माँ को देखने लगा, मानो कहना चाह रहा हो, मम्मा मैंने ऐसा भी क्या कर दिया और आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? आप जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी? ऊपर से डबल डैडी मुझको चिल्ला दिए। लेकिन फिलहाल वंश की मासूमियत को देखकर अन्वी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। ठीक उसी वक्त अचानक शेरा वहां पर आकर खड़ा हो गया और अन्वी को देखते धीमे स्वर में बोला, क्वीन आपको किंग ने बुलाया है, प्लीज आप पहले जाकर उनसे मिल लीजिए। इतना बताकर वो तुरंत वहां से चला गया। वही अन्वी जो कि पहले से कहीं ना कहीं जानती थी कि अद्विक अब उसकी किसी भी वक्त क्लास लगाने वाला है, वही सुनकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अद्विक जूलिया को डांट कर कहता है कि अन्वी को किसी भी तरह की सिक्योरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक मामूली से केयर टेकर है, कहीं की प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो तुम उसे सिक्योरिटी देने गई थी। पहले अद्विक ने जूलिया को थोड़ा बहुत डांटा, उसके बाद उसने शांत आवाज में जूलिया को बताया कि वो जल्द से जल्द इस एंग्री बर्ड को यहाँ से दूर भेजना चाहता है। कुछ भी करो, फटाफट से इस एंग्री बर्ड के पति का पता लगाकर उसे मेरे सामने लेकर आओ। अद्विक के मुंह से बात सुनकर जूलिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर उसने देखा कि अन्वी दरवाजे पर आ गई है तो वो चुप रही। अन्वी अब तक सारी बात सुन चुकी थी और अद्विक ने अन्वी के पति की यानी कि खुद को तलाशने की जिम्मेदारी जूलिया को दी है। ये सोचते उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई। फिलहाल जल्दी उसने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटा दिया। अब दरवाजे पर अन्वी को देखकर अद्विक ने जूलिया को वहां से जाने का इशारा किया। तब जूलिया जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। अन्वी को सामने देखकर उसके गोद में वंश को देखकर अद्विक उसे घूरते हुए बोला, ये सब क्या है और तुम्हारी हिम्मत कैसे एक मामूली सी केयर टेकर होकर मेरे बॉडीगार्ड को अपने साथ ले जाने की? तुम समझते क्या अपने आप को?
और एक बात बताओ, क्या तुमने अपने बच्चे को कोई तमीज नहीं सिखाई है? क्या तुमने उसे कोई मैनर्स नहीं सिखाए हैं कि उसे कहाँ सुसु करना है, कहाँ नहीं करना? कैसी माँ हो तुम? अगर तुम्हें शहर घूमना ही था तो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर भी तो जा सकती थी। हाँ, तुम इस तरह से अपने बच्चों को घर पर छोड़कर क्यों गई थी? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सब इस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर जाती हो और बाहर जाकर दूसरे आदमी से मिलकर उनके साथ अय्याशियां करते फिरती हो। अद्विक, जिसने अपने बचपन में केवल यही सब देखा था, वही सारी भड़ास अनवी पर निकाल रहा था। उसकी बातें अनवी को कुछ खास बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन अद्विक की कड़वी बातें सुनने की उसे आदत भी नहीं थी। इसलिए भी सुनकर वह नम आंखों से अद्विक की ओर बेचैनी से देखने लगती है। फिर उसने जल्दी ही वंश को सही से अपनी बाहों में भरा और वंश की तरफ देखकर चुलबुली आवाज में बोली, वंश बेटा, ये क्या किया आपने? आपको क्या जरूरत थी मिस्टर राणावत जैसे इतने बड़े आदमी के ऊपर सुसु करने की? क्यों किया तुमने उनके ऊपर सुसु? हाँ, तुम मेरे राजा बेटा हो ना, तुम्हें इस तरह से कहीं भी सुसु करने की इजाजत नहीं है। तुम्हें वॉशरूम में जाकर सुसु करना चाहिए था। अब जैसे अनवी ने अद्विक के सामने वहीं से तोतली जुबान में बातें करना शुरू किया तो अद्विक चिढ़ते हुए अनवी को बोला, क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? इतना छोटा बच्चा है, ये भला वॉशरूम में जाकर सुसु कैसे करेगा? हाँ, तुम इसकी माँ हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना कि कब सुसु करेगा और कब नहीं। लेकिन तुम्हें तो घूमने फिरने और दूसरे आदमियों से मिलने से फुर्सत ही नहीं है, तो तुम इसका ध्यान कैसे रखोगी? अद्विक के मुंह से शब्द सुनते ही अनवी का दिल तुरंत कस गया, जैसे किसी ने उसे जोर से निचोड़ लिया हो। तो अपने दिल का दर्द छुपाकर अद्विक को इग्नोर करके मायूस सा चेहरा बनाकर फिर वंश को देखकर बोली, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मिस्टर राणावत मुझे कितनी सारी बातें सुना रहे हैं। तुमने उन पर सुसु क्यों किया? हाँ, तुम किसी और के ऊपर भी तो सुसु कर सकते थे, या फिर वॉशरूम में जाकर भी तो कर सकते थे ना बेटा। ये बोलते हुए अनवी ने एक बार फिर अपने तोते जुबान में वंश को समझाना शुरू किया। अब तो अद्विक ने इरिटेट होकर अपने बालों में हाथ फेर लिया। फिर वो झल्लाकर सोचने लगा कि लड़की पागल है क्या? मैं इसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे क्या बोले जा रही है? तभी अद्विक ने चिढ़ते हुए अनवी से कहा, हे एंग्री बर्ड, तुम्हें अकल नहीं है क्या? एक छोटा बच्चा है, खुद वॉशरूम जाकर सुसु कैसे कर सकता है? ये सुनकर अनवी ने अद्विक की तरफ बेरुखी से देखा और उसने आंखें घुमाकर तंग आकर जवाब दिया, मिस्टर राणावत, यही बात तो मैं भी आपको कब से समझाना चाहती हूँ। एक छोटा बच्चा है और इसे नहीं पता कि कब सुसु करना और कब नहीं। इसे जब आएगा तभी करेगा। इसलिए इस वक्त जब आपने इसे पकड़ रखा था इसने आपके ऊपर सुसु कर दिया, तो आपने इस बात का इतना बड़ा ड्रामा क्यों बना दिया? अनवी की आवाज में तंज महसूस करते ही अद्विक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तो गुस्से से सोचने लगा, ये लड़की मुझसे कितनी बदतमीजी से बातें करती है। इस सोचते अगले पल अद्विक का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। ये क्या तरीका है तुम्हारा मुझसे बातें करने का? क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो? अनवी ने गहरी सांस ली और वंश को खुद से निपटाकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, अच्छा तो ठीक है मिस्टर राणावत, आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपसे किस तरह से बातें करूं। हाँ, एक तो आप ही मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाए जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं किसी आदमी के साथ घूमने फिरने गई थी। आखिरकार आप मेरे बारे में इस तरह की घटिया बातें कैसे कर सकते हैं? क्या आपने अपनी आंखों से मुझे किसी के साथ देखा है कि मैं कहाँ गई थी? हाँ मिस्टर राणावत, उस वक्त मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं बाहर गई थी। और रही बात इस घर में काम करने की और आपके मालिक होने की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप मुझे एक मेहमान के तौर पर इस घर में लेकर आए थे, लेकिन इस घर के छोटे मोटे काम करने के लिए मैंने खुद को केयरटेकर चुना, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी और मैं तभी तक इस घर में हूँ जब तक मुझे मेरा पति नहीं लौटा देते। मुझे मेरा पति चाहिए, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे मेरा पति लौटा दीजिए और उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन अपने पति को साथ लेकर। अब जैसे अनवी ने धीरे से रूखे अंदाज में जवाब दिया, वैसे ही अद्विक पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने मनी मन ठान लिया, बस एक बार इसका पति मुझे मिल जाए फिर मैं इसे घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। फिलहाल अद्विक ने फिर चेतावनी देते हुए अनवी को धमकाया, जितना हो सके मुझसे दूर रहना और मेरी आंखों के सामने बहुत कम आना, समझी तुम? और साथ ही अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा देना कि आज के बाद उसे अद्विक राणावत के ऊपर सुसु नहीं करना है, वरना अद्विक राणावत उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर अनवी की हंसी छूट गई। वह हल्की मुस्कान दबाए वंश को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वहीं अद्विक अब अनवी के इस तरह से हंसने पर और ज्यादा तिल मिला गया। उसने परेशान मन से सोचा, ये लड़की मेरी बातों को मजाक के तौर पर समझती है, आखिर इसने मुझे समझ क्या रखा है? अगर इसे पता चल गया कि मैं ब्लैक पैंथर हूँ तब यह क्या करेगी? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा और इसका यह घमंड तोड़कर रहूंगा। और देखना, बहुत जल्द मैं इसे किसी न किसी के साथ रंगे हाथों पकड़ लूंगा और फिर मेरे पास अच्छा खासा बहाना होगा इसे घर से बाहर निकालने का। कहीं न कहीं इस सोचते हुए अद्विक खुद ही मनी मन में प्लान बनाने लगा। फिलहाल दूसरी ओर अब जल्दी सभी समय निखिल, विवान, आरम घर पहुंच चुके थे। सब एक साथ हॉल में मौजूद थे। अनवी और वान्या ने अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। वहीं समय ने बातों ही बातों में अनवी से जानने की कोशिश की, लेकिन वान्या ने बात टाल दी और उसे समझाया कि उसे अकेले में ही बता पाएगी। इसलिए उन सब ने आपस में व्हाट्सएप पर डिसीजन लिया कि आज रात को वह सब लोग राणावत मेंशन के तय खाने पर मिलेंगे और वही सारी बातों की चर्चा करेंगे। कहीं न कहीं अनवी, वान्या, समय, निखिल, विवान और आरम ने इस बात के लिए हामी भर दी। वहीं नित्या, आद्या और सिया जो अस्पताल से अब लौट आई थी वो भी तैयार हो गई, क्योंकि उनको भी कुछ अंदेशा हो गया था कि कोई न कोई इम्पोर्टेंट बात है।
अनवी ने आंखों ही आंखों में सबको शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि इस बार ये सारी बातें वह लोग दादाजी, नानी माँ या फिर परेश जी को नहीं बताना चाहते थे। उन्हें इस उम्र में उन्हें परेशान करना चाहते थे, इसलिए उन सब ने अलग से अपनी मीटिंग करने का फैसला किया। फिलहाल अब अनवी ने जल्द ही अपना सामान कुछ नौकरों को लगाकर अद्विक के ठीक बराबर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि अनवी जब से इंडिया आई थी वह नानी माँ के साथ उनके कमरे में रह रही थी। अनवी अच्छी तरह से जानती थी कि अद्विक को रातों में बुरे सपने आते हैं, उसे रातों को उसकी माँ परेशान करती हुई दिखाई देती है। इससे अद्विक पर नजर रखने के लिए उसने अद्विक के ठीक बराबर वाले कमरे में रहने का डिसीजन लिया, क्योंकि वह अद्विक को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। फिलहाल विक्रम ने जल्दी ही अनवी का सामान उसके कहने पर उसके कमरे में शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। हालांकि वह अंदर ही अंदर खींच रहा था, लेकिन उसके पास अनवी का बताया काम करने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। आखिरकार अनवी इस घर की मालकिन थी और वह इस घर का एक मामूली सा नौकर, जो अनवी कहती उसे वो करना पड़ता। फिलहाल अब अनवी के कहने पर विक्रम जल्दी जल्दी घर के सभी सामान जो पैक थे अद्विक के कमरे के बराबर वाले कमरे में ले जाने लगता है। लेकिन तभी अद्विक जो स्टडी रूम से सीधा अपने कमरे में जाकर अपने लैपटॉप के थ्रू काम कर रहा था, अब कमरे से बाहर आकर समय और निखिल से कुछ बात करना चाहता था। जैसे वो बाहर आया तो वैसे उसने देखा कि विक्रम उसके बराबर वाले कमरे में किसी का सामान सेट कर रहा था। ये देखकर अद्विक का माथा ठनका। उसने गुस्से से विक्रम से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है और किसी परमिशन से तू यहाँ ऊपर आया है? विक्रम अब अद्विक को अपने सामने देखकर थोड़ा सा घबरा गया। आखिरकार अब पहले जैसा मजबूत दिल का नहीं रहा, अब तो वो खुद को काफी हद तक कमजोर महसूस करता था। जब अद्विक ने उसे फाइनेंशियल तरीके से पूरी तरह बर्बाद कर दिया, तब उसने उसे 6 महीने तक गलियों सड़कों की खाक छानने के लिए छोड़ दिया था। तब विक्रम को समझ में आया कि उसका पूरा वजूद अब मिट्टी में मिल चुका है। वह अब केवल जिंदा था सिर्फ अपने शातिरपन से। कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन उसकी जिंदगी करवट जरूर लेगी, और उसकी जिंदगी ने करवट तब ली जब उसने अपने भतीजे वंश राणावत की जान बचाई। फिलहाल अब विक्रम को अपने सामने देखकर अद्विक के सीने में गुस्सा भड़क उठा। अद्विक की आवाज में गुस्से को भांपते हुए विक्रम घबरा कर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, मेरी कोई गलती नहीं है बॉस। अद्विक ने विक्रम को साफ कह दिया था कि जब तक वो इस घर में रहेगा तब तक उसे अद्विक को सिर्फ मालिक या बॉस कहकर ही पुकारना होगा। विक्रम ने जानबूझकर अनवी को मैडम या मिसेज राणावत नहीं कहा था, क्योंकि दादाजी ने पहले उसे समझा दिया था। इनफैक्ट ये भी बता दिया था कि भूल कर भी अद्विक के सामने मत कहना कि अनवी उसकी बीवी है। विक्रम तो जानबूझकर अद्विक को पता ही नहीं चलने देना चाहता था कि अनवी उसकी पत्नी है। आखिरकार वो अपना पत्ता साफ रखना चाहता था। फिलहाल ये जानते ही अद्विक को और गुस्सा और फटाफट नीचे की ओर जाने लगा। वहीं दूसरी ओर जो सूटकेस अनवी ने जाते जाते रोका था, वो तुरंत उसे खोलकर सबके सामने लेकर बैठ गई। नित्या एक्साइटेड होकर बोली, अरे अनवी सूटकेस कैसा है, और तो और ये काफी महंगा भी लग रहा है, तुम इसमें क्या लेकर आई हो? अनवी की आवाज सुनकर अनवी तुरंत जल्दी से मुस्कुराकर बोली, अरे नित्या दीदी, इतना सब कुछ हो गया, हम आप लोगों को बताना भूल गए कि हम आप सबके लिए ऑस्ट्रेलिया से गिफ्ट लेकर आए थे और वो दे ही नहीं पाए, और जब हमने सूटकेस देखा तब हमें याद आया। अनवी के मुंह से सुनते ही सभी एक्साइटेड होते हुए एक दूसरे को खुशी से देखने लगे। वही आद्या वानी तो उछल कर जल्दी से अनवी के पास आकर बैठ गई और तपाक से बोले, तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी फटाफट से इसे खोलो ना, हम देखना चाहते हैं कि तुम हमारे लिए वहां से क्या लेकर आई हो। मैं भी चेक करती हूँ। ये बोलते हुए वान्या काफी खुश हो गई थी। वहीं बाकी लड़कियों के चेहरे पर भी इस तरफ का एक्साइटमेंट देखकर सब काफी खुश हो गए। आरम विवान के कानों में उसे उकसाते हुए बोला, देखा तुमने, अभी थोड़ी देर पहले सबके चेहरे कैसे लटके हुए थे और जैसे आसपास इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन जैसे ही शॉपिंग और गिफ्ट्स की बात आई सब लड़कियां एकजुट होकर बैठ गई। ऐसा लगता है जैसे थोड़ी देर पहले ये सब परेशान थी ही नहीं। तब अनवी ने हॉल में बैठे अपने परिवार के सामने बड़े से सूटकेस को खोला, और जैसे उसने पहला तोहफा निकाला तो सबकी आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि उसने दादाजी के लिए मुलायम ऊन से बनी गर्म शॉल लाई थी। जिसे देखकर दादाजी ने भावुक होकर उससे कहा, बच्चे, तुमने मुझे बहुत प्यारा तोहफा दिया है। फिर नानी माँ के लिए उसने एक खूबसूरत पर्ल का नेकलेस और रेशमी साड़ी निकाली, जिसे देखकर नानी माँ खुश होकर अनवी से बोली, अरे वाह बेटी, कम से कम तुम्हें कुछ खरीदना तो आ गया। इसके बाद उसने अपने ससुर जी परेश जी के लिए एक ओरिजिनल आर्ट पेंटिंग पेश की। उनसे बोली कि आपके कमरे में लगेगी तो परिवार की गहरी जड़ों की याद दिलाएगी। फिर बारी आई देवरू की, तो विवान के लिए उसने चमड़े का कंगारू लेदर वॉलेट, आरम के लिए लिमिटेड एडिशन पंचिंग ग्लव और निखिल के लिए स्मार्ट वॉच। अब अपना गिफ्ट देकर आरम तो खुशी से उछल पड़ा और जल्दी से बोला, अरे वाह भाभी, आपने तो हमारा दिल पढ़ लिया। उसी तरह से वो समय के लिए ऑस्ट्रेलियन घड़ी लाई थी। वान्या को उसने ओपल स्टोन ब्रेसलेट दिया जो उसके हाथों में खूब जच रहा था। सिया जो प्रेग्नेंट थी उसके लिए बेबी किट लाई थी, इसमें नन्हे कपड़े और खिलौने थे, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो गई। और अंत में आद्या के लिए उसने ढेर सारी ऑस्ट्रेलियन चॉकलेट स्वीट पैकेट निकाले, जिन्हें देखकर आद्या की खुशी चहकने लगी। उसे तो बस यही चाहिए था। और जब सब अपने अपने गिफ्ट को लेकर खुश हो गए तो अनवी ने मुस्कुराकर उन सबसे कहा कि आप सब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो। ये गिफ्ट तो बस सिर्फ एक छोटी सी निशानी है। उसके बाद उसने नित्या को डायमंड झुमके दिए, जिन्हें देखकर उसका चेहरा खिल उठा। सभी लड़कियां अपने अपने गिफ्ट पाकर बड़ी खुश हो गई। तो नित्या ने तुरंत अपने झुमके कानों से लगाकर अनवी को दिखाते हुए कहा, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तभी ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। लेकिन तभी सभी को गिफ्ट देने के बाद
अनवी की नजर एक पैकेट पर पड़ी। उस पैकेट को हाथ में लेते अनवी थोड़ी सी मायूस हो गई। कहीं ना कहीं सभी लोग सोचने लगे कि ये गिफ्ट तो जरूर अद्विक भाई के लिए होगा, क्योंकि बाकी सबको तो अपने अपने तोहफे मिल चुके थे और अब बस यही पैकेट बचा था। अनवी ने धीरे से उस गिफ्ट पैक को अपनी गोद में रखा और कुछ पल तक उसे चुपचाप निहारती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और उदासी दोनों झलक रही थी, मानो जैसे वो गिफ्ट सिर्फ एक सामान न होकर उसकी सारी मोहब्बत और यादों का प्रतीक हो। दरअसल ऑस्ट्रेलिया से लौटते वक्त उसने अद्विक के लिए खूबसूरत लेदर की जैकेट खरीदी थी, जिसे पहली नजर में देखते ही उसे ऐसा लगा था कि जैकेट सिर्फ उसके अद्विक के लिए बनी है। लेकिन जैसे उसे याद आया कि अद्विक अपनी पुरानी सारी यादें खो चुका है और अब वो उस रिश्ते को पहचान भी नहीं पाता, तो अनवी का दिल भर आया। उसने उस पैकेट को धीरे से अपने सीने से लगा लिया, मानो जैसे कुछ क्षणों के लिए वो अद्विक को खुद से करीब महसूस कर रही हो। परिवार के बाकी लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। सबकी आंखों में सवाल थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। माहौल में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। अनवी का मन कर रहा था कि वो अद्विक के सामने जाकर वह यह गिफ्ट उसे दे दे और उससे कहे कि तुम्हारी धड़कनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ सोचते हुए वो अपने मन को शांत कर लेती है, क्योंकि अनवी के पास अद्विक को वो गिफ्ट देने की हिम्मत नहीं थी। ठीक उसी वक्त अद्विक दिन बनाते हुए वहां आया। उसने देखा कि अनवी सूटकेस खोलकर बैठी हुई है और सभी लोगों को कुछ न कुछ सामान दे रही है। ये देखते अद्विक अगले ही पल आश्चर्य से चौंक गया। उसने अपने मन में सोचा, आखिर एक मामूली से केयरटेकर सबके लिए इतने सारे गिफ्ट कैसे लेकर आ सकती है। फिलहाल उसने दादाजी को नाराज नजरों से देखते कहा, दादाजी, किसकी इजाजत से इस लड़की का सामान मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा है? हाँ, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे? आखिर क्या लड़की मेरे सामने मेरे बाजू वाले कमरे में कैसे रह सकती है? इस बात पर अनवी का चेहरा हल्का सा बदला और बाकी सब भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिलहाल दादाजी ने अनवी को शांत रहने का इशारा किया और उठ खड़े हुए। अद्विक को देखते हुए बेपरवाह अंदाज में बोले, बेटा, अनवी बिटिया को तुम्हारे बराबर वाले कमरे में रहने की इजाजत हमने नहीं दी थी, बल्कि तुमने ही दी थी। अगर तुम्हें बात याद नहीं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी इतने छोटे बच्चे को लेकर वो बहन जी के साथ कैसे रह सकती हैं? उसे अलग कमरे की जरूरत थी ताकि बच्चे के रोने की आवाज से कोई डिस्टर्ब ना हो। इसलिए हमने उसे उसके पुराने कमरे में भेज दिया, जहां वो शुरू से उसी कमरे में रहती थी। दादाजी की मुंह से बात सुनकर एक पल के लिए अद्विक को झटका सा लगा और वो एकदम से हक्का बक्का रह गया। फिर उसने जल्दी से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने इसे रहने की इजाजत दी थी मतलब? अद्विक के चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। उसने सब लोगों की ओर सवालिया नजरों से देखा। उस वक्त सबके हाथों में अनवी का दिया हुआ गिफ्ट था। ये देखकर वो झल्ला कर बोला, ये सब क्या हो रहा है और ये इतने सारे गिफ्ट कहाँ से आए हैं? हाँ, आरम एक्साइटेड होकर जल्दी से बोला, वो भैया, अनवी भाभी ना गाँव गई थी तो वो वहां से हमारे लिए सब गिफ्ट लेकर आई है। देखिए ना कितने प्यारे हैं। अब ये सुनते अद्विक के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। उसने अनवी को घूरते हुए तंज कसा, अच्छा, अब तुम ये 100-200 के गिफ्ट लेकर हजारों लाखों रुपए ऐंठने आई हो? मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अद्विक के शब्द सुनकर अगले ही पल सभी ने अपने सर पर हाथ मार लिया। सभी अपने मन में सोचने लगे, इसकी सोच का कुछ नहीं हो सकता। कहीं न कहीं नित्या और वानिया एक दूसरे को देखते हुए अनवी के कानों में सरगोशी करने से खुद को रोक नहीं पाई। एक बात बताओ अनवी, तुमने कैसे अपने इस खड़ूस और डेविल पति को नॉर्मल बनाया था? सचमुच हैट्स ऑफ टू यू, बहुत हिम्मत है तुम्हें मेरी जान। ये सुनकर अनवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने दादाजी की ओर देखते हुए चालाकी से कहा, दादाजी, अगर मिस्टर अद्विक राणावत अपनी जुबान देकर फिर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझे नीचे वाले कमरे में रहने दीजिए। जब इन्हें कुछ याद ही नहीं है तो भला मैं वहां जाकर क्या करूंगी? वैसे भी मैं यहाँ नीचे ठीक हूँ। अनवी ने जानबूझकर अद्विक को टारगेट करते हुए कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है। ये बात अद्विक बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी अनवी ने विक्रम की ओर देखकर एकदम से ऑर्डर दिया, विक्रम, तुम जाओ और मेरा सामान वापस नीचे वाले कमरे में रख दो। लेकिन अद्विक ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि जो आदेश उसने एक बार दे दिया उसे कोई और वापस ले ले। चाहे उसकी यादें चली गई हो, पर उसका अहंकार अभी भी जैसे का तैसा था। उसने हवा में हाथ उठाकर विक्रम को रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसे वहां कमरे में रहने की इजाजत दी थी तो ये वहीं रहेगी, लेकिन तुम आइंदा ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाओगे। अद्विक की बातों में अनकही वार्निंग छुपी हुई थी। विक्रम ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और परेश जी की ओर देखा, फिर वहां से चुपचाप चला गया। विक्रम की पीठ जाते हुए देख परेश जी को कहीं न कहीं विक्रम के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि विक्रम ने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे उसके कैरेक्टर पर सवाल उठे। वह तो बस एक मामूली नौकर बनकर सबकी गुलामी कर रहा था। लेकिन अब परेश जी को लग रहा था कि अद्विक ने विक्रम के साथ अन्याय किया, क्योंकि विक्रम से घर का सारा काम करवाया जाता था, उसे उल्टे सीधे ताने भी सुनाए जाते थे, फिर भी विक्रम कभी पलट कर जवाब नहीं देता था। इस बार भी विक्रम कुछ नहीं बोला और वो वहां से चला गया। जाते जाते उसने मायूसी से परेश जी की ओर देखा। उसके चेहरे पर मायूसी और उदासी साफ झलक रही थी और अपने कमरे में पहुंचकर वो जोर जोर से हंस पड़ा। उसने शांत मन से सोचा, मैं भी ना तब से इस मौके का इंतजार कर रहा था, जबकि मौका तो मेरे हाथ में ही था। अपने आप को मजलूम साबित करके मैं आसानी से अपना मनचाहा काम करवा सकता हूँ। कहीं न कहीं विक्रम को पूरी उम्मीद थी कि मिस्टर परेश राणावत थोड़ी ही देर बाद जरूर उससे मिलने आएंगे। वहीं दूसरी ओर अब अनवी को अद्विक के कमरे में रहने की इजाजत मिलने के बाद अनवी के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। उसने मनी मन अद्विक पर हंसी आ रही थी। वो खुद से बुदबुदाई, भले ही हम पहले अपने पति को अच्छी तरह से नहीं जानते थे मिस्टर डेविल राणावत, लेकिन अब हम आपको न केवल अच्छी तरह से जानते हैं बल्कि पहचानते भी हैं कि हमारा पति कब क्या कर सकता है और क्या क्या सोच सकता है। अब आपके घमंड और आपकी वही आदतों को हम अपना हथियार बनाएंगे और अपना हर काम निकलवाएंगे।
ये सोचते हुए अनवी मनी मन मुस्कुरा देती है। फिलहाल आरम की नजर अभी भी अनवी के हाथ में पकड़े गिफ्ट पर टिकी हुई थी। उसने अनवी को देखते हुए शरारत से पूछा, भाई भाभी ये वाला गिफ्ट किसका है? आपने हम सबके गिफ्ट तो हमें दे दिए और ये गिफ्ट किसके लिए लाई है? क्या ये हमारे भाई के लिए है? जैसे आरम ने जानबूझकर अद्विक का नाम लिया तो सबका ध्यान गिफ्ट की ओर खिंचा। सभी घर वाले अनवी को एकदम से देखने लगे। वहीं आद्या बेचैन होकर सोचने लगी, लगता है मेरे पति दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही बेवकूफ होता जा रहा है, तो ये बार बार शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। अनवी उस गिफ्ट को अपने सीने से लगाते हुए मासूमियत से मुस्कुराई। अनवी धीमी आवाज में बोली, नहीं ये गिफ्ट मैं अपने पति के लिए लेकर आई थी, लेकिन आप लोग को तो पता ही है हमारे पति को तो मिस्टर राणावत ने कहीं भगा दिया है और पता नहीं हमारे पति कब लौट कर वापस आएंगे। अनवी की बात सुनकर अगले पल सब कपल्स अब मुंह छिपाकर हंसने लगे, क्योंकि अद्विक के सामने हंसने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वही अद्विक सिर्फ अनवी को तीखेपन से घूरकर रह गया और वो सीधे अपने कमरे में चला गया, जाते हुए धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा था, कितना ज्यादा बोलती है लड़की, अब तो इस लड़की से ज्यादा मैं इसके पति से मिलना चाहता हूँ। मैं भी उससे मिलकर देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन है वो बदनसीब इंसान जिसने इस एंग्री बर्ड से शादी की है। कहीं न कहीं सोचते हुए अद्विक पूरी तरह से चिढ़ गया। फिर उसने झुंझलाकर मन में सोचा, आखिर अभी तक जूलिया इस एंग्री बर्ड के पति का कोई पता क्यों नहीं लगा पा रही है, क्योंकि जूलिया को ज्यादातर किसी भी काम को पूरा करने में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते थे। जूलिया ने अभी तक मुझे उसकी कोई जानकारी क्यों नहीं दी? आखिरकार इस लड़की के पति को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? इसी बीच उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आने लगी। फोन किसी और का नहीं बल्कि नताशा का था। नोटिफिकेशन देखकर अद्विक पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि नताशा ने अद्विक राणावत की ओर से मीटिंग अटेंड कर ली है और उसने सारे शेड्यूल डिटेल भी भेज दी। पिछले 2 सालों में अद्विक की कंपनी ने जिनके भी साथ काम किया था उन सभी कंपनियों के ओनर ने अद्विक खुद पर्सनली मिलना चाहता था, और उन कंपनियों के में एक नाम शामिल था अमन राजवंश का, क्योंकि इन 2 सालों में अमन राजवंश के साथ भी अद्विक की कंपनी ने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। अब ये सारी डिटेल देखने के बाद अद्विक को समझ आया कि पिछले 15 दिनों में उसे किन किन कंपनी के साथ काम करना है। सबसे आखिर में उसकी मीटिंग अमन से ही थी। 1 महीने के अंदर उनकी मुलाकात फाइनल होनी थी। अद्विक ने गहरी सांस लेते हुए नताशा को रिप्लाई किया, ओके। जैसे ही नताशा ने अद्विक का रिप्लाई देखा, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा जैसे उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई हो, क्योंकि अद्विक राणावत का एक ओके भी उसके लिए बहुत मायने रखता था। वह तुरंत अपने काम में जुट गई। मैं दूसरी ओर अद्विक के वहां से जाने के बाद अनवी ने सभी घर वालों को बारी बारी से हंसकर देखा। सब लोग अनवी के लाए हुए गिफ्ट देखकर बहुत खुश थे। नित्या बहुत खुश होकर अनवी को गले लगाते हुए बोली, तुम जानती हो अनवी, बचपन से मुझे सिर्फ और सिर्फ झुमके पहनने का ही शौक था। तुम मेरे लिए इतने प्यारे झुमके लेकर आई हो, मुझे सच में झुमके बहुत अच्छे लगे। नित्या को खुश देखकर अनवी एकदम से हंस देती है। अचानक उसने दादाजी की ओर देखा। दादाजी इस वक्त काफी उदास लग रहे थे, खासकर राखी वाले दिन जब अद्विक ने उन्हें बहुत ज्यादा डरा दिया था। तब से दादाजी का मूड बदला बदला सा रहने लगा। अनवी को भी दादाजी से अकेले बात करने का मौका नहीं मिला था। दादाजी को मायूस देखकर अनवी उनके पास चली और नासमझी में बोली, दादाजी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? बताइए ना। अनवी की बात सुनकर दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी में सारी परेशानियां एक बार फिर इस तरह लौट आएंगी। हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है बच्चा। पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। अनवी ने मनी मन आ भरी और धीमी आवाज में उन्हें समझाते बोली, आप क्यों परेशान होते हैं दादाजी, मैं सब संभाल लूंगी, मैं आऊंगी आगे। जैसे अनवी ने पूरे कॉन्फिडेंस से यह कहा, सबको उसमें अद्विक की झलक दिखाई देने लगी। जिस तरह अद्विक सभी का ख्याल रखता था और सबको भरोसा दिलाता था कि जब तक वह है कोई परेशानी उन्हें छू भी नहीं सकती, वैसे आज अनवी के शब्दों और उसके एटीट्यूड में सबको गर्व से भर दिया। सभी घर वालों को कहीं न कहीं अनवी की आवाज में अद्विक की मौजूदगी महसूस हो रही थी। फिलहाल अब सब हंसी खुशी के साथ अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। वहीं अनवी ने अब गहरी सांस ली। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए देर न करते हुए अनवी कहीं और नहीं बल्कि सीधा अद्विक के कमरे के दरवाजे पर जा पहुंची और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। वो चाहती थी जो बायोमेट्रिक लॉक का इस्तेमाल करके दरवाजा खुद भी खोल सकती थी, लेकिन वह अद्विक को यह सोचने का कोई और मौका नहीं देना चाहती थी कि आखिर उसे उसके कमरे का लॉक कैसे पता चला। अद्विक जो उस वक्त काफी हद तक खुद से चिढ़ा बैठा था, वो सीधे बाथरूम में चला गया और उस वक्त वो नहा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई दी, वो फटाफट टॉवल लपेटकर बाहर आ गया। नहाकर बाहर आने के बाद उसके पूरे बदन पर से पानी इस तरह बह रहा था मानो जैसे छोटी छोटी नदियां बह रही हो। वो सचमुच एकदम चॉकलेटी शेफ वाला आयरन मैन लग रहा था। दरवाजे पर हो रही दस्तक की आवाज सुनकर अद्विक ने सोचा शायद कोई नौकर उसकी ब्लैक कॉफी लेकर आया होगा, इसलिए उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। अब जैसे अनवी ने अद्विक को अपने सामने देखा तो वो गौर से उसे देखने लगी। वह अद्विक को उम्मीद नहीं थी कि अनवी इस वक्त उसके कमरे पर आ जाएगी। वह भी उसे वहां देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन अनवी की नजरें तो जाकर सीधे अद्विक के बाइसेप्स और चॉकलेटी शरीर पर टिक गई। अद्विक इस रूप में बेहद हॉट लग रहा था। अनवी अपने होठ दांतों से काटते हुए मनी मन खुद से बुदबुदाई, उफ मिस्टर डेविल, आप कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं क्या करूं, खुद को कैसे रखूं? दिल तो कर रहा है कि अभी जाकर इन्हें छू लूं, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोचते उसने जल्दी से अपने ख्यालों को झटका और खुद के इमोशंस को छुपाने की कोशिश की।
तभी अद्विक टॉवल बांधते हुए अनवी को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस तरह से मेरे कमरे में आने की? क्या तुम्हें अकल नाम की कोई चीज नहीं है? इतनी रात को कोई लड़की किसी के कमरे में ऐसे आ सकती है? अनवी ने घबराते हुए अद्विक से कहा, वो एक्चुअली स्टडी रूम में आप मुझे डांट रही थी ना कि मैं अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाती, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा आपके जैसा डिसिप्लिन बने, इसलिए क्या आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे को गाइड कर देंगे, उसे थोड़ा रूल्स रेगुलेशन और तौर तरीके सिखा देंगे? बस इतना सुनते ही वंश अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अपनी मम्मा को टुकुर टुकुर ऐसे देखने लगा, जैसे कहना चाह रहा, ये मेरी मम्मा को क्या हो गया है? ये तो मुझे सीधा डेविल डैड को दे रही हैं। क्या इन्हें पता नहीं कि डेविल डैडी मुझे कितना डरा सकते हैं? अब अद्विक अनवी की बातें सुनते ही उसे बेरुखी से घूरने लगा और मनी मन चिल्ला रहा था, ये औरत मुझे समझ क्या रही है? क्या मैं इसके बच्चे का पर्सनल बेबी सिटर हूँ? क्या ये मुझे बच्चों को संभालने वाला मानती है? मैं अद्विक राणावत हूँ, ब्लैक पैंथर अद्विक राणावत, जो पूरे देश पर राज करता है, और ये बेवकूफ मुझसे कह रही है कि मैं इसका बच्चा संभालूं? बेवकूफ लड़की। अद्विक मनी मन अनवी को कोसता रहा। वही अनवी की नजरें तो अभी भी उसके मजबूत शरीर पर टिकी हुई थी। उसके दिल कर रहा था कि काश वो एक बार अद्विक को छू पाए, मगर उसने जल्दी से सिचुएशन संभालते हुए हड़बड़ी में अपनी बात फिर से दोहराई। उसकी रिक्वेस्ट सुनते ही अद्विक पूरी तरह से हैरान और परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनवी को इस अजीबोगरीब रिक्वेस्ट का क्या जवाब दे। आखिरकार उसने डेविल स्टाइल में घमंड से कहा, देखो, ये फालतू बातें मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा बच्चा है, तुम संभालो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सोचने की भी कि मैं अद्विक राणावत तुम्हारे बच्चे को संभालूंगा? दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अद्विक वंश को संभालेगा? उसे डिसिप्लिन सिखाने की जिम्मेदारी लेगा? क्या अनवी जानबूझकर वंश को अद्विक के करीब ले जा रही है? क्या ये सब बातें अपना असर दिखाएंगी अद्विक पर? वहीं क्या प्रोफेसर कबीर अद्विक के लिए एंटीडोट बना पाने में कामयाब होंगे? और जब सबको नंदवीर की सच्चाई पता चलेगी तो क्या रिएक्शन होगा सबका? क्योंकि नंदवीर से एंटीडोट हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला है, जबकि उसने जानबूझकर अद्विक की यादें मिटाई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी आगे, तो सुनते रहिए शादी बाय मिस्टेक सीजन 2 और न्यू रिश्तों की कहानियां पर। जाने से पहले कहानी को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आने वाली सभी कहानियां और उनके एपिसोड आप सुन सकें। कहानी अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि वो भी कहानी को एंजॉय कर सके। और हाँ, कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके सभी सवाल और कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल ठीक 9 बजे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी कहानियां सुनते रहिए। धन्यवाद।